क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद मुंह धोकर सुधा उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आंख बंद करके लेट गई। चंदर ने अब सुधा को देखा। सुधा उजड़ चुकी थी, उसका रस मर चुका था। वह अपने यौवन और रूप, चंचलता और मिठास की एक जर्द छाया मात्र रह गई थी। चेहरा दुबला पड़ गया था और हड्डियां निकल आई थी। चेहरा दुबला होने से लगता था आंखें फटी पड़ती हैं। वह चुपचाप आंखें बंद किए पड़ी थी। चंदर पंखा हाँक रहा था। कैलाश एक सूटकेस खोलकर दवा निकाल रहा था। गाड़ी यहीं आकर रुक जाती है, इसीलिए कोई जल्दी नहीं थी। कैलाश ने दवा दी। सुधा ने दवा पी और फिर उदास, बहुत बारीक, बहुत बीमार स्वर में बोली, चंदर अच्छे तो हो? इतने दुबले कैसे हो? अब कौन तुम्हारे खाने पीने की परवाह करता होगा? सुधा ने एक गहरी सांस ली। कैलाश बिस्तर लपेट रहा था। तुम्हें क्या हो गया सुधा? मुझे सुख रोग हो गया है। सुधा बहुत क्षीण हंसी हंसकर बोली। बहुत सुख में रहने से ऐसा ही हो जाता है चंदर। चंदर चुप हो गया। कैलाश ने बिस्तर कुली को देते हुए कहा, इन्होंने तो बीमारी के मारे हम लोगों को परेशान कर रखा है। जाने बीमारियों को क्या मोहब्बत है इनसे। चलो उठो। सुधा उठी। कार पर सुधा के साथ पीछे सामान रख दिया गया और आगे कैलाश और चंदर बैठे। कैलाश बोला, चंदर तुम बहुत धीमे ड्राइव करना, वरना इन्हें चक्कर आने लगेगा। कार चल दी। चंदर कैलाश की विदेश यात्रा और कैलाश चंदर के कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे। मुश्किल से घर तक कार पहुंची होगी कि कैलाश बोला, यार चंदर तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन एक दिन के लिए कार तुम मुझे दे सकते हो? क्यों? चंदर ने पूछा। मुझे जरा रीवा तक बहुत जरूरी काम से जाना है, वहां कुछ लोगों से मिलना है। कल दोपहर तक मैं चला आऊंगा। इसका मतलब मेरे पास नहीं रहोगे एक भी दिन? नहीं, इन्हें छोड़ जाऊंगा, लौटकर दिन भर रहूंगा ही सही तुम्हारे पास। इन्हें छोड़ जाओगे? नहीं भाई, तुम जानते हो कि आजकल घर में कोई नहीं है। चंदर ने कुछ घबराकर कहा। तो क्या हुआ, तुम तो हो। कैलाश बोला और चंदर के चेहरे की घबराहट देखकर हंसकर बोला, अरे यार अब तुम पर इतना अविश्वास नहीं है। अविश्वास करना होता तो ब्याह के पहले ही कर लेते। चंदर मुस्कुरा उठा। कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहा, ताकि सुधा न सुन पाए, वैसे चाहे मुझे कुछ भी असंतोष क्यों न हो, लेकिन इनका चरित्र तो सोने का है, ये मैं खूब परख चुका हूं। इनका ऐसा चरित्र बनाने के लिए तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा चंदर। और फिर आज के युग में। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। कार पार्टिकों में लगी। सुधा, कैलाश, चंदर उतरे। माली और नौकर दौड़ आए। सुधा ने उन सब से उनका हाल पूछा। अंदर जाते ही महाराजिन दौड़कर सुधा से लिपट गई, सुधा को बहुत दुलार किया। कैलाश हाथ मुंह धो चुका था, नहाने चला गया। महाराजिन चाय बनाने लगी। सुधा भी हाथ मुंह धोने और नहाने चली गई। कैलाश तौलिया लपेटे नहाकर आया और बैठ गया। बोला, आज और कल की छुट्टी ले लो चंदर, इनकी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जाना जरूरी है यार। अच्छा, लेकिन आज तो जाकर हाजिरी देना जरूरी होगा, फिर लौट आऊंगा मैं। महाराजिन चाय और नाश्ता ले आई। कैलाश ने नाश्ता लौटा दिया तो महाराजिन बोली, वाह दामाद हुई के अकेली चाय पीवे भैया। अब हिन डॉक्टर साहब सुनी है तो क्या कहिए? नहीं माँ जी, मेरा पेट ठीक नहीं है, 2 दिन के जागरण से आ रहा हूं, फिर लौट कर खाऊंगा। लो चंदर चाय पियो, तुम पियो। सुधा को आने दो, चंदर बोला, वो पूजा पाठ करके खाती है। कैलाश ने कहा। पूजा पाठ? चंदर दंग रह गया। सुधा पूजा पाठ करने लगी है? हाँ भाई, तभी तो हमारी माताजी अपनी बहू पर मरती हैं। असल में वह पूजा पाठ करती थी। शुरुआत की इन्होंने पूजा के बर्तन धोने से, और अब तो उनसे भी ज्यादा पक्की पुजारिन बन गई हैं। कैलाश ने इधर उधर देखा और बोला,
यार, यह मत समझना मैं सुधा की शिकायत कर रहा हूं, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ठीक नहीं चुना। क्यों? चंदर कैलाश के व्यवहार पर मुग्ध था। इन जैसी लड़कियों के लिए तुम कोई कवि या कलाकार या भावुक लड़का ढूंढते तो ठीक था। मेरे जैसा व्यवहारिक और नीरस राजनीतिक इनके उपयुक्त नहीं है। घर भर इनसे बेहद खुश है। जब से ये गई हैं, माँ और शंकर भैया दोनों ने मुझे नालायक करार दिया है। इन्हीं से पूछकर सब करते हैं, लेकिन मैंने जो सोच रखा था वह मुझे नहीं मिल पाया। क्यों, क्या बात है? चंद्र ने पूछा। गलती बताओ तो हम इन्हें समझाएंगे। नहीं, देखो, गलत मत समझो। मैं यह नहीं कहता कि इनकी गलती है। यह तो गलत चुनाव की बात है। कैलाश बोला। न इनमें मेरा कसूर है न इनका। मैं चाहता था कि कोई लड़की जो मेरे साथ राजनीति का काम करती मेरी सबलता और दुर्बलता दोनों की संगिनी होती। इसीलिए इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। लेकिन इन्हें धर्म और साहित्य में जितनी रुचि है उतनी राजनीति से नहीं। इसीलिए मेरे व्यक्तित्व को ग्रहण नहीं कर पाई ये। वैसे मेरी शारीरिक प्यास को इन्होंने चाहे समर्पण किया, वह भी एक बेमनी से। उससे तन की प्यास भले ही बुझ जाती हो कपूर, लेकिन मन तो प्यासा ही रहता है ना। बुरा मत मानना कपूर, मैं बहुत स्पष्ट बातें करता हूँ, तुमसे छिपाना क्या। और स्वास्थ्य के मामले में ये इतनी लापरवाह है कि मैं बहुत दुखी रहता हूँ। इतने में सुधा नहाकर आती हुई दिख पड़ी। कैलाश चुप हो गया। सुधा की ओर देखकर बोला, मेरी अटेची भी ठीक कर दो, मैं अभी चला जाऊं, वरना दोपहर में तपना होगा फिर। सुधा चली गई। सुधा के जाते ही कैलाश बोला, भरसक मैं इन्हें दुखी नहीं होने देना चाहता। हाँ, अक्सर ही दुखी हो जाती हैं। अब मैं क्या करूं, यह मेरी मजबूरी है। इनकी हर इच्छा के सामने मैं झुक जाता हूँ, लेकिन इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह है ही नहीं, वह जो एक पत्नी के मन में होती है। लेकिन खैर, जिंदगी चलती जा रही है, अब तो जैसे हो निभाना ही है। इतने में सुधा आई और बोली, देखिए आंटी जी सवार दी है, आप भी देख लीजिए। कैलाश उठकर चला गया। चंद्र बैठा बैठा सोचने लगा, कैलाश कितना अच्छा है, कितना साफ है और स्वच्छ दिल का है, लेकिन सुधा ने अपने को किस तरह मिटा डाला। इतने में सुधा आई और चंद्र से बोली, चंद्र चलो, वो बुला रहे हैं। चंद्र चुपचाप उठा और अंदर गया। कैलाश ने तब तक यात्रा के कपड़े पहन लिए थे। देखते ही बोला, अच्छा चंद्र, मैं चलता हूँ, कल शाम तक आ जाने की कोशिश करूंगा। हाँ देखो, ज्यादा घुमाना मत इनको, इनकी सखी को यहाँ बुलवा लो तो अच्छा है। फिर बाहर निकलता हुआ बोला, इनकी जिद थी आने की, वरना इनकी हालत आने लायक नहीं थी। माता जी से मैं कह आया हूँ कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। कैलाश कार पर बैठ गया। फिर बोला, देखा चंदर, ध्यान रखना, इनको दवा याद से दे देना, वहां रखी हुई है। उसने कार स्टार्ट कर ली। चंदर लौटा। बरामदे में सुधा खड़ी थी, चुपचाप बुझी हुई सी। चंदर ने उसकी ओर देखा, उसने चंदर की ओर देखा, फिर दोनों ने निगाहें झुका ली। सुधा वहीं खड़ी रही। चंदर ड्राइंग रूम में जाकर किताबें वगैरह उठा लाया और कॉलेज जाने के लिए निकला। सुधा अब भी बरामदे में खड़ी थी, गुमसुम। चंदर कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? कुछ था जो न जाने कब से संचित होता आ रहा था, जो वह व्यक्त करना चाहता था, लेकिन सुधा कैसी हो गई है? यह वह सुधा से तो नहीं जिसके सामने वह अपने को सदा व्यक्त कर देता था, कभी संकोच नहीं करता था। लेकिन यह सुधा कैसी है? अपने में सिमटी सकुची, अपने में बंधी बंधाई, अपने में इतनी छुपी हुई कि लगता है दुनिया के प्रति इसमें कोई खुलाव ही नहीं। चंदर के मन में जाने कितनी आवाजें तड़प उठी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाया। वह बरामदे में ठिठक गया, निरुद्देश्य। वहां अपनी किताबें खोलकर देखने लगा, जैसे वह याद करना चाहता था कि कहीं भूल तो नहीं आया। उसके अंतर्मन में केवल एक ही बात थी, सुधा कुछ तो बोले। यह इतना गहरा, इतना घुटन वाला मौन, यह तो जैसे चंदर के प्राणों पर घुटन की तरह बैठता जा रहा था। सुधा निर्वात निवास में दीप शिखा सी अचल,
निस्पंद, थमे हुए तूफान की तरह मौन। चंदर ने अंत में नोट्स लिए, घड़ी देखी और चल दिया। जब वह सीढ़ी तक पहुंचा तो सुधा की छाया मूर्ति में हरकत हुई। सुधा ने पांव के अंगूठे से फर्श पर एक लकीर खींचते हुए निगाह नीचे झुकाए हुए कहा, कितनी देर में आओगे? चंदर रुक गया, जैसे चंदर के सितारों का राज मिल गया हो। सुधा बोली तो भला, लेकिन फिर भी अपने मन का उल्लास उसने जाहिर नहीं होने दिया। बोला, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप रह गई। चंद्र ने 2 क्षण प्रतीक्षा की। सुधा अब कुछ बोली, लेकिन सुधा फिर भी चुप। चंद्र फिर मुड़ा। क्षण भर बाद सुधा ने पूछा, चंद्र और जल्दी नहीं लौट सकते? जल्दी? सुधा अगर कहे तो चंद्र जाए भी ना, चाहे उसे इस्तीफा क्यों न देना पड़े। क्या सुधा भूल गई कि चंद्र के व्यक्तित्व पर अगर किसी का शासन है तो वो सुधा का है? वह जो अपनी जिद से उछल कर, लड़कर, रूठ कर चंद्र से हमेशा मनचाहा काम करवाती रही, आज वह इतनी दीनता से, इतने विनय से, इतने अंतर और इतनी दूरी से क्यों कह रही है कि मैं जल्दी नहीं लौट सकता? क्यों नहीं वह पहले की तरह दौड़कर चंद्र का कॉलर पकड़ लेती और मचलकर कहती, अगर जल्दी नहीं लौटे तो देखना। लेकिन अब तो सुधा बरामदे में खड़ी होकर गंभीर सी, डूबती हुई सी आवाज में पूछ रही है, जल्दी नहीं लौट सकते? चंद्र का मन टूट गया। चंद्र की उमंग चट्टान से टकराकर बिखर गई। उसने बहुत भारी सी आवाज में पूछा, क्यों? जल्दी लौट आते तो पूजा करके तुम्हारे साथ नाश्ता कर लेते। लेकिन अगर ज्यादा काम हो तो रहने दो, मेरी वजह से हरज मत करना। उसने उसे ठंडे, शिष्ट और भावहीन स्वर में कहा। हाय सुधा, अगर तुम जानती होती कि महीनों उद्भ्रांत चंद्र का टूटा और प्यासा मन तुमसे पुराने स्नेह की एक बूंद के लिए तरस उठा है, तो भी क्या तुम इसी दूरी से बातें करती? काश कि तुम समझ पाती कि चंद्र ने अगर तुमसे कुछ दूरी भी निभाई है तो उसने खुद चंद्र कितना बिखर गया है। चंद्र ने अपना देवत्व खो दिया है, अपना सुख खो दिया है, अपने को बर्बाद कर दिया है। और फिर भी चंद्र के बाहर से शांत और सुगठित दिखने वाले हृदय के अंदर तुम्हारे प्यार की कितनी गहरी प्यास धधक रही है। उसके रोम रोम में कितनी जहरीली तृष्णा की बिजलियां कौंध रही हैं। तुमसे अलग होने के बाद अतृप्ति का कितना बड़ा रास्ता उसने आग की लपटों में झुलसते हुए बिताया है। अगर तुम इसे समझ लेती तो तुम चंद्र को एक बार दुलार कर उसके जलते हुए प्राणों पर अमृत की चांदनी बिखेरने के लिए व्यग्र हो उठती। लेकिन सुधा, तुमने अपने बाहरी विद्रोह को ही समझा, तुमने उस गंभीर प्यार को समझा ही नहीं जो इस बाहरी विद्रोह, इस बाहरी विध्वंस के मूल में पैस्विनी की पावन धारा की तरह बहता जा रहा है। सुधा, अगर तुम एक क्षण के लिए इसे समझ लो, एक क्षण भर के लिए, तो चंद्र पहले की तरह दुलार लो, चंद्र को बहला लो, उसे रूठ लो, मना लो, तो सुधा चंद्र की जलती हुई आत्मा नरक में चिताओं से फिर अपना गौरव पा ले, फिर से अपनी खोई पवित्रता जीत ले, फिर से अपना विस्मृत देवत्व लौटा दे। लेकिन सुधा, तुम बरामदे में चुपचाप खड़ी इस तरह की बातें कर रही हो जैसे चंद्र कोई अपरिचित हो। सुधा, ये क्या हो गया तुम्हें? चंदर, बिनती, पम्मी, सभी की जिंदगी में जो भयंकर तूफान आ गया है, जिसने सभी को झंझोर कर थका डाला है, इसका समाधान सिर्फ तुम्हारे प्यार में था, सिर्फ तुम्हारी आत्मा में था। लेकिन अगर तुमने इन चरित्रों का अंतर्निहित सत्य न देखकर बाहरी विध्वंस से ही अपना आगे का व्यवहार निश्चित कर लिया, तो कौन इन्हें चक्रवात से खींच निकालेगा? क्या यह भागे की तरह इसी चक्रवात में फंसकर चूर हो जाएंगे? सुधा। लेकिन सुधा और कुछ नहीं बोली। चंद्र चल दिया। चंद्र जाकर लगा जैसे कॉलेज के परीक्षा भवन में जाना भी भारी मालूम दे रहा है। वह जल्दी ही भाग आया। हालांकि सुधा के व्यवहार ने उसका मन जिसे तोड़ सा दिया था।
फिर भी जाने क्यों वह अब आसुधा को एक प्रकाश व्रत बनकर लपेट लेना चाहता था।